एक क्वेश्चन मुझे बार बार आ रहा है कि ग्रीन कार्ड कैसे मिल सकता है यूएस का। और द कॉमन क्वेश्चन अमॉन्ग दैट इज दैट कि अगर हम पीएचडी करके प्रोफेसर बनते हैं तो हमें ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए प्रोसेस क्या है। Hi, this is Chaitanya Sambhara, faculty at the College of Business, University of Texas, Arlington. इसमें जो मेन क्वेश्चन था कि अगर हम पीएचडी करते हैं तो उसके बाद शायद हमारे लिए ग्रीन कार्ड इजी हो जाएगा, तो उसका प्रोसेस क्या है वो तो मैं आंसर करूंगा ही, लेकिन उसके पहले मैं जल्दी अलग अलग तरीके डिस्क्राइब कर देता हूँ ग्रीन कार्ड मिलने के। देखिए, एक तरीका वो है जो कि इंडिया के लोगों के लिए अप्लाई नहीं होता, वो है डाइवर्सिटी ग्रीन कार्ड। और उसमें क्या होता है कि हर साल 50,000 ग्रीन कार्ड दिए जाते हैं जो कि ऐसे कंट्रीज़ के लोगों को दिए जाते हैं जो कि बहुत ही अंडर रिप्रेजेंटेड हैं यूएस पॉपुलेशन में। फॉर एग्जांपल एक शायद होगा, लेकिन युगांडा हो गया, शायद नॉर्वे हो गया, ऐसे कुछ कंट्रीज़ होंगी जहाँ से बहुत ही कम लोग यूएस में हैं। तो उन कंट्रीज़ में ऐसे लोग जो ज़्यादा क्वालिफाइड हों, अगर वो ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो ऐसे जितने भी एप्लीकेंट्स होते हैं उनमें से एक लॉटरी निकाली जाती है और 50,000 लोगों को ग्रीन कार्ड ऐसे ही दे दिया जाता है। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये प्रोसेस 2 साल से बंद किया हुआ है। दूसरा तरीका है टू गेट अ ग्रीन कार्ड थ्रू योर पेरेंट्स। अगर आपके पेरेंट्स आपके बिहाफ पे ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना उन्हें कौन सी कैटेगरी से ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया है, आप उनके एप्लीकेशन में इंक्लूड हो जाते हैं। और अगर ऐसा है और जब आपके माता पिता को ग्रीन कार्ड मिल जाता है तब उसी के साथ आपको भी ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, एज लॉन्ग एज यू आर 21 ईयर्स ऑफ एज और लोअर। इफ़ यू टर्न 21 बिफोर यू गेट योर ग्रीन कार्ड थ्रू योर पेरेंट्स, then you will no longer be a part of that application and you need to restart the entire process. तीसरा तरीका है to get a green card through siblings. अगर आपके भाई या बहन यूएस सिटीजन्स हैं तो वो आपके लिए ग्रीन कार्ड के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं, और उसके बाद हर कंट्री का एक कोटा होता है, मुझे श्योर नहीं है कि कितना है, शायद 5,000 या 10,000 कुछ तो ऐसा नंबर होता है हर कंट्री का लिमिट। हर कंट्री से उस साल इतने ही भाइयों और बहनों को और उनके फैमिलीज़ को ग्रीन कार्ड्स दिए जाते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि अगर किसी यूएस सिटीजन सिबलिंग ने, आपके भाई या बहन ने आपके लिए ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया, तो जब तक आपके हाथ में ग्रीन कार्ड नहीं आता तब तक आप किसी और नॉन इमिग्रेंट वीज़ा सच एज टूरिस्ट वीज़ा पर आप यूएस नहीं आ सकते। और इस प्रोसेस में फ़िलहाल इफ़ यू आर फ्रॉम इंडिया इट टेक्स एटलीस्ट 15 ईयर्स। आपको 15 साल पहले आपका नंबर नहीं आने वाला ग्रीन कार्ड के लिए। अगला एक तरीका है जो कि बहुत कॉमन है, इज़ दैट इफ़ यू मैरी एन अमेरिकन सिटीजन, इफ़ योर स्पाउस इज़ एन अमेरिकन सिटीजन, अगर वो आपके लिए ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत जल्दी ग्रीन कार्ड मिल जाता है। यूजुअली इट टेक्स एनीवेयर बिटवीन 3 months to 1.5 years फॉर यू टू गेट योर ग्रीन कार्ड। अगला तरीका यह है कि अगर आपके बच्चे यूएस सिटीजन्स हैं तो वो आपके लिए ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको ग्रीन कार्ड जल्दी मिल जाएगा। देखिए, ये जो सारे तरीके हैं शायद ही किसी के लिए अप्लाई होते होंगे। फॉर मोस्ट पीपल दीज आर नॉट द वेज दैट दे कैन गेट देयर ग्रीन कार्ड। अब हम आते हैं अपना मेन टॉपिक पर कि बाकी लोगों के लिए जो कि यूएस में जॉब करने के लिए आते हैं और या पढ़ने के लिए आते हैं, उनके लिए क्या तरीके हैं। देखिए, जब आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं उसमें ब्रॉडली 3 लेवल होते हैं, EB1, EB2 एंड EB3। EB4 और EB5 भी होते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम लोगों के लिए अप्लाई होते हैं। तो देखिए, EB5 कैटेगरी जो है वो है इन्वेस्टर ग्रीन कार्ड। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट फिगर्स you need to invest at least $1.8 million which is equal to around 14 crore rupees। अगर आप 14 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं यूएस में और 10 लोगों को जॉब देते हैं, तब आप एलिजिबल हो जाते हैं यूएस में अपने ग्रीन कार्ड को अप्लाई करने के लिए। और ये जो अमाउंट है पूरे यूएस में एप्लीकेबल है। और अगर यूएस के ऐसे लोकेशन में आप इन्वेस्ट करते हैं जहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट बाकी यूएस से 50% या उससे ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल अगर पूरे यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 6% और आप ऐसे लोकेशन में जाते हैं जहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 9% और मोर, और उस एरिया में अगर आप $900,000 या $9 लाख इन्वेस्ट करते हैं, इसका मतलब कि आप अगर 7 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं और 10 लोगों को जॉब देते हैं, पर अगर आप कोई रेस्टोरेंट खोल दें अपना एटलीस्ट 7 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ, और आपने 10 लोगों को हायर कर लिया, कुक हायर कर लिया, किसी अमेरिकन को, आपने किसी अमेरिकन को वेटर हायर कर लिया, ऐसा कुछ जॉब्स दे दिया आपने, या आपने छोटी सी कंपनी खोल ली और लोगों को जॉब दे दिया, अगर आप ऐसे काम करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं ग्रीन कार्ड के लिए। तो ये तरीका बहुत ही ज़्यादा अमीर लोगों के लिए अप्लाई होता है, मोस्ट पीपल हमारे जैसों के लिए ये तरीका नहीं होता। अभी बाकी EB4 से लेकर EB1 तक हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बात याद रखिए, देखिए जैसे हम अपना लेवल बढ़ाएंगे फ्रॉम 5, 4, 3, 2, 1, उसका प्रेफरेंस टू गिव योर ग्रीन कार्ड ऑल्सो इंक्रीजेस and the bar and the standards that they expect that you hold also increases। EB4 ऐसा कैटेगरी है, अगर आपने यूएस के आर्म फोर्सेस में सर्व किया है, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी ऐसे जगह पर,
या आप कोई रिलीजियस फिगर हैं जो कि यूएस में बहुत ज़रूरत है, ऐसे कुछ प्रोफेशंस हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये भी बहुत ही कम लोगों के लिए या शायद ऑलमोस्ट किसी के लिए अप्लाई नहीं होता फॉर मोस्ट पार्ट। तो हम काम की बात करते हैं, EB3, 2 एंड 1 की बात करते हैं। EB3 कैटेगरी में आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट यू नीड टू होल्ड एटलीस्ट अ 4-year बैचलर डिग्री। बहुत सारे लोग जिन्होंने सिर्फ बैचलर्स किया है वो लोग इसी कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, वो EB2 और EB1 में अप्लाई नहीं कर सकते। और इस कैटेगरी में भी वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा है, और अगर आप आज अप्लाई करेंगे तो शायद एटलीस्ट 100 साल के पहले शायद ग्रीन कार्ड ना मिले। अगला कैटेगरी EB2 कैटेगरी, ये एडवांस डिग्री कैटेगरी है जिसमें आपके पास एटलीस्ट मास्टर्स डिग्री होनी ही चाहिए। और यूजुअली ऐसा होता था कि EB3 का वेटिंग टाइम EB2 से ज़्यादा होता था, क्योंकि EB2 में कम लोग अप्लाई करते थे। लेकिन पिछले 15 साल में इतने लोगों ने मास्टर्स किया है यूएस में और इतने लोगों ने अप्लाई किया है, तो ऐसा भी शायद हो गया है कि EB2 का वेटिंग पीरियड EB3 से भी ज़्यादा हो गया है, क्योंकि कितने लोग अब ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए हैं, कितने लोगों ने मास्टर्स कर लिया है यूएस में। और इस ग्रीन कार्ड पर भी 7% लिमिट लागू होता है, तो उसमें प्रायोरिटी डेट होती है। जिसने सबसे पहले अप्लाई किया उनका नंबर पहले आएगा, और जिसने लेटर अप्लाई किया उनका नंबर बाद में आएगा। और अगर 2012 के लोगों को अभी तक ग्रीन कार्ड नहीं मिला है इस कैटेगरी में, तो 2013 लोगों को भी बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भी उस वेटिंग लाइन में शामिल हो गए हैं। और 2013 में जिन्होंने अप्लाई किया है उन सभी को ग्रीन कार्ड मिलेगा, तभी 2014 का नंबर आएगा, एंड सो ऑन। तो सो द लेटर यू अप्लाई द मोर यू हैव टू वेट। इसीलिए अभी का जो टाइमलाइन है, जो अगर आज अप्लाई करेगा उसको 150 ईयर्स से भी ज़्यादा वेट करना पड़ जाएगा। और अगर आप यूएस में एज अ स्टूडेंट आते हैं, आप यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, आपको जॉब मिलता है, आप H1B वीज़ा पर जाते हैं, फिर ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, ये सब करने में शायद आपको 5 साल शायद लग ही जाएंगे। तब तक जो वेटिंग पीरियड होगा शायद वो 250 साल तक पहुँच जाए। तो ऑलमोस्ट इट इज़ इम्पॉसिबल दैट यू कैन गेट योर ग्रीन कार्ड ऑन टाइम। और अब आते हैं अपने असली मुद्दे पर, विच इज़ EB1 कैटेगरी। EB1 कैटेगरी में भी अलग अलग लेवल्स होते हैं, EB1A, B एंड C। EB1A उन्हीं लोगों के लिए अप्लाई होता है जिन्होंने बहुत बड़े अचीवमेंट्स दिखाए हैं अपने फील्ड में। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर अ नोबेल प्राइज विनर और इफ़ यू आर वेल रिकॉग्नाइज्ड एज द टॉप पर्सन इन योर फील्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई ट्यूरिंग अवार्ड या बहुत बड़ा कोई अवार्ड मिल गया हो किसी साइंटिफिक रिसर्च में, ऐसा पर्सन जिसने बहुत ही ज़्यादा अचीवमेंट्स दिखा दिए हैं अपने फील्ड में, और उसकी वजह से यूएस को बहुत हेल्प होगी अगर वो यूएस में शिफ्ट हो जाते हैं, तो वो EB1A में अपना ग्रीन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। ये ग्रीन कार्ड में स्पेशली खास बात यह है कि आपको किसी एम्प्लॉयर के स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, EB2 और EB3 जो है उसमें आपके एम्प्लॉयर को ऑन योर बिहाफ आपके ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना होता है। आप खुद अपने लिए ग्रीन कार्ड के लिए एप्लीकेशन नहीं डाल सकते। लेकिन EB1A और EB1B में आप खुद अपने ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो EB1 में कितने लोग क्वालिफाई हो जाएंगे? कितने लोग हैं जो बहुत बड़े इन्वेंटर हैं, जिन्होंने शायद नोबेल प्राइज जीत रखा है या बहुत बड़ी कोई अचीवमेंट दिखा दी है? कभी लोग होते हैं ना। तो उसके बाद हम आते हैं EB1B कैटेगरी में। ये कैटेगरी काफ़ी लोगों के लिए अप्लाई हो सकती है। यूजुअली इसके रिक्वायरमेंट्स ऐसे होते हैं कि आप PhD करें, उसके बाद आप बहुत सारे रिसर्च पब्लिकेशंस दिखाएं या पैटेंट्स दिखाएं जो कि आपने फाइल किए हैं, और उसके साइटेशंस दिखाएं रिसर्च पब्लिकेशंस के और पैटेंट्स के। आपको ये प्रूव करना होगा कि यू आर एन आउटस्टैंडिंग रिसर्चर/प्रोफेसर। और दुनिया भर से अगर 8-10 लोग आपके लिए लेटर लिखते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाइड हैं और इनको ग्रीन कार्ड मिलना चाहिए, तब वो आपका पूरा बैकग्राउंड चेक करके ये वेरीफाई करेंगे कि आप इतने ही बड़े 30 मार खां जो आप क्लेम कर रहे हैं वो हैं या नहीं, और उसके बेसिस पर आपको ग्रीन कार्ड दे दिया जाएगा। ये बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है कि ये आप खुद ही अपने लिए अप्लाई करें। इसमें शायद ऑप्शन है कि आप खुद अपने लिए EB1B में अप्लाई कर सकते हैं, या आपके एम्प्लॉयर भी आपके लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। और देखिए, ये भी ज़रूरी है कि जो लोग आपके लिए लेटर्स लिख रहे हैं वो भी बहुत जाने माने हों, उन्होंने भी PhD किया हो, उन्होंने भी पब्लिकेशंस दिखाए हों। ये भी चेक किया जाता है कि आपको रिकमेंडेशन दे कौन रहा है। इनफैक्ट मैंने खुद 3 लोगों के लिए लेटर्स लिखे हैं फॉर EB1B कैटेगरी में। उनमें से 2 लोगों को तो ग्रीन कार्ड मिल गया, दोनों के दोनों इंडिया से ही थे। दोनों को शायद 2 साल या 1.5 साल के अंदर ग्रीन कार्ड मिल गया था। तीसरी जो लड़की थी वो चाइना की थी, उसका एप्लीकेशन डिनाई हो गया था अनफॉर्चुनेटली। उसका रीज़न जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि उसका साइंटिफिक रिसर्च पब्लिकेशंस थोड़े कम थे। ओवरऑल इस कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं ग्रीन कार्ड के लिए इफ़ यू आर अ प्रोफेसर इन एन अमेरिकन यूनिवर्सिटी। और इस केस में आपके यूनिवर्सिटी का रेपुटेशन भी थोड़ा मैटर करता है। अगर आप MIT, हार्वर्ड, प्रिंसटन ऐसे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लग गए हैं तो बहुत ही कम डाउट करेंगे आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर। थोड़ा आपको ज़्यादा प्रूव करना पड़ जाएगा अगर आप मिडिल या लोअर रंग यूनिवर्सिटी से अप्लाई कर रहे हैं। और इसी में और EB1 के अंदर तीसरा कैटेगरी है EB1C। इस कैटेगरी में यूजुअली जो L1 वीज़ा पर US में आते हैं उनके लिए अप्लाई होता है। देखिए, H1B वीज़ा जो वर्क वीज़ा है
उसके लिए आपको लॉटरी के थ्रू जाना पड़ता है। लेकिन एक और वर्क वीज़ा है L1 वीज़ा, विच इज़ इंटर कंपनी ट्रांसफ़र वीज़ा। ये बड़ी कंपनीज जो कि वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज़ में होती हैं, उनके एग्जीक्यूटिव पोजीशंस होल्डर्स के लिए ही होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप KPMG या अर्नस्ट एंड यंग ऐसे किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं इंडिया में, और अगर वो कंपनी आपको ट्रांसफ़र करती है US में, तब आप L1 वीज़ा पर US आ सकते हैं और आप EB1C कैटेगरी के अंडर आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस ग्रीन कार्ड के लिए आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस है अपने काम में, और आप कंपनी के बड़े एग्जीक्यूटिव पोजीशन पर हैं, और इस केस में शायद 3 साल लग जाते हैं आपको ग्रीन कार्ड मिलने में। तो ओवरऑल ये थी मेरी समरी ग्रीन कार्ड एप्लीकेशंस के लिए। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन ओवरऑल मैं होप कर रहा हूँ कि आपको रफ आइडिया मिल गया होगा कि हम ग्रीन कार्ड के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किस किस कैटेगरी में। सो जिस सब्सक्राइबर ने मुझे ये क्वेश्चन पूछा था, आई होप कि उनको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस अमेरिका।